आखिर कैसे सोने के बदले पैसे के नाम पे हमें ये कागज़ का टुकड़ा दे दिया गया और वक्त गुजरने के साथ साथ हमने भी यही मान लिया कि यही असल पैसा है, जबकि असल कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें फिर से इस दौर में लौटना पड़ेगा जब फाइनली इंसानों ने करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया और बीच में एज अ मीडियम कमोडिटीज़ करेंसी को इस्तेमाल करने लगे, जिसमें सोने, चांदी और दीगर धातु के सिक्के मौजूद थे और यही इंसानों का पैसा बन गया। गुजरते वक्त के साथ साथ हर एम्पायर ने अपने कॉइन्स लॉन्च किए। मिसाल के तौर पे बाइजेंटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर। ये मज़ीद कुछ सिक्कों की पिक्चर आपके सामने है, आप इनको देख सकते हैं किस तरह हर एम्पायर ने अपने कॉइन्स लॉन्च करे, जिसके अंदर सोने, चांदी और दीगर मुख्तलिफ धातु के कॉइन्स मौजूद थे। ये तो हो गई कॉइन्स की बात कि वो कैसे वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर होते गए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इनके अंदर भी आने लगी। नंबर 1, जब किसी भी एम्पायर को कॉइन बनाना पड़ता तो वो अपने ख़जाने से सोना, चांदी निकालते और फिर उनके कॉइन्स मैन्युफैक्चर करते, जिसकी वजह से उनके ख़जाने में तेज़ी से सोने चांदी की कमी होने लगी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सोने चांदी के कॉइन्स टेम्पर हो जाते थे। मिसाल के तौर पे अगर एक कॉइन 3 ग्राम का है, मैंने सब्ज़ी वाले को दिया, सब्ज़ी वाले ने दूध वाले को दिया, यानी वो सर्कुलेट होता था मल्टीपल हैंड्स के अंदर। उससे क्या होने लगा, लोग उसको टेम्पर करने लगे। टेम्पर होने की वजह से क्या था, एक जो कॉइन 3 ग्राम का था, गवर्नमेंट की तरफ से 3 ग्राम का लॉन्च किया गया था, होते होते वो 2.5 ग्राम का हो गया, 2 ग्राम का हो गया, मतलब वो असल फिजिकल वैल्यू अपनी लूज़ कर रहा था। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि बल्क के अंदर जब आपको कोई बल्क ट्रांजैक्शंस करनी थी तो आप आखिर कितने कॉइन्स जमा कर पाते थे। मतलब आपको जब कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई बड़ी डील करनी है, उसके लिए आपको मल्टीपल बहुत ज़्यादा कॉइन्स चाहिए होते थे, जिनको हैंडल करना आसान नहीं होता था। उससे क्या होता था कि वो दूर से ही जो है बहुत ज़्यादा नज़र आते थे। किसी आप बैग में हैं तो वो थेफ्ट को, यानी चोरी करने वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया करते थे, जिससे चोरी का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता था। उसके बाद एक और प्रॉब्लम यही थी कि जब कोई एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी तो उसको बहुत ज़्यादा कॉइन बनाने पड़ते थे, मैन्युफैक्चर करने पड़ते थे, जिसकी वजह से सोना चांदी जब उनको निकालना पड़ता था तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि उनके अपने ख़जाने खाली हो जाते थे और वो सारा पैसा निकल के आवाम के हाथों में चला जाता था। आखिर इसका सलूशन कहाँ आया और किसके दिमाग में आया? सन 1200 के अंदर कुबलाई खान, द ग्रेट खान के नाम से जो काफ़ी मशहूर थे, उन्होंने जब ये देखा कि उनका सोना चांदी बड़ी स्पीड में कम हो रहा है और जब वो नए कॉइन मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनका एम्पायर बहुत बड़े एरिया पर था, तो उनका सोना चांदी बड़ी स्पीड में कम हो रहा था, यानी वो असल में जो कंट्रोल था मेटल के ऊपर वो एम्पायर खो रही थी और वो जा रहा था आवाम के हाथों में। तो ये बात उनको ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इसका हल क्या निकाला कि उन्होंने एक रसीद बनाई। ये रसीद बनाई और आवाम को एज अ गारंटी देने लगे कि तुम्हारा सोना हमारे पास, हमारे ख़जानों में मौजूद है, तुम ये रसीद लो और इसको चलाओ, ये इसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। गवर्नमेंट यानी एम्पायर इसकी ज़िम्मेदारी ले कि ये जो रसीद है इसके बराबर का सोना तुम्हारा हमारे पास मौजूद है, तुम ये रसीद चलाओ और जिससे भी तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो हमारी एम्पायर के अंदर, वो तुम्हें इस रसीद के सोने के बराबर, जितने भी सोने के बराबर की रसीद है वो तुम्हें उसका सामान देने पर पाबंद है। तो इस तरह जो है पहली बार चाइना के अंदर कुबलाई खान, द ग्रेट खान के एम्पायर के अंदर जो है पेपर करेंसी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई। आखिर पेपर करेंसी लॉन्च करने का कुबलाई खान को क्या फ़ायदा हुआ? उसको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ जो सोने और चांदी की असल वैल्यू थी वो उसके अपने कंट्रोल में रही, उसके अपने ख़जानों में मौजूद रही। और क्या हुआ कि उसको मज़ीद कॉइन्स जो कि मैन्युफैक्चर करने में भी मुश्किल होती थी वो नहीं करने पड़ रहे थे, उसके बदले वो सिर्फ एक रसीद बनाते थे जिसमें जितना भी सोना आवाम का उनके पास मौजूद था वो उस पर नंबर्स के फॉर्म में लिख देते थे। मिसाल के तौर जैसे हमारे पास 10 का नोट है, इसी की वैल्यू आप थोड़ी बढ़ा दें, 100 का, 1000 का, 5000 का नोट हो जाता था। बिल्कुल इसी तरह जब बिग ट्रांजैक्शंस करनी होती थी तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा सोना जमा करने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो खाली रसीद के ऊपर नंबर्स बड़े कर देते थे जिन पे ऑफिशियल स्टैम्प्स वगैरह होती थी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उससे बड़ी ट्रांजैक्शंस एक रसीद के ज़रिए, एक कागज़ के ज़रिए हो जाती थी, सारा बल्क में कॉइन्स कंट्रोल कैरी करने की ज़रूरत नहीं थी। और इससे एक सिक्योरिटी फीचर इंप्रूव हुआ। जब आप बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स लेके जाया करते थे उनके चोरी करने का ख़तरा हुआ करता था। जब वो रसीद निकलती थी वो आपके नाम पे होती थी कि मतलब आपका इतना सोना गवर्नमेंट के पास मौजूद है, अगर वो कोई इसको चोरी भी कर ले तो वो उसको इतना आराम से कैश नहीं करवा पाता था। यही जो है तरीका गोल्ड स्मिथ ने यानी सोनारों ने भी शुरू किया।
कि जो लोगों का गोल्ड था वो अपने पास रखना शुरू कर दिया और उनके बदले उसको सिर्फ रसीद दे दिया करते थे, उनके नाम की रसीद दे देते कि तुम्हारा फ़लाँ फ़लाँ अमाउंट का सोना, फ़लाँ फ़लाँ मिकदार का सोना हमारे पास मौजूद है। इससे पेपर करेंसी को और फोकियत मिली और एक्सेप्टेंस आई लोगों के अंदर कि भाई हाँ ठीक है, अगर हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो अगर वो रसीद हमारे पास है, अगर वो रसीद चोरी भी हो जाती है तो वो उसको कैश नहीं करवा सकता क्योंकि वो रसीद हमारे नाम पर है और वो सोनार हमें जानता है। तो इससे लोगों के पास एक सिक्योरिटी भी आने लगी कि हमारा सोना जो है, अगर मिसाल के तौर पर बादशाह के ख़जानों में मौजूद है तो बादशाह के पास सिपाही हैं जो उसको आराम से उसकी देखभाल कर रहे हैं। बादशाह से ख़जाना लूटना इतना आसान नहीं है, बल्कि एक आम ताजिर से जो कि उस शहर के अंदर आ रहा जा रहा है, उससे तिजारत के दौरान जो असल फिज़िकल कॉइन से लूटना आसान है। तो उससे आवाम को सिक्योरिटी भी आने लगी। इस वजह से आवाम के अंदर पेपर करेंसी की एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। आखिर जब पेपर करेंसी लॉन्च हुई तो इसको क्या ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया है? इसके ऊपर भी कुछ एतराज़ात उठे। मैं चाहता हूँ इसको मज़ीद गहराई से समझने के लिए आप ये लाइन जो पाकिस्तान के नोट पे लिखी हुई है, हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा किया जाएगा, इस लाइन को गौर से पढ़ लें और समझ लें आखिर ये लाइन नोट पर लिखी ही क्यों गई। इसकी जगह जीवे जीवे पाकिस्तान भी तो लिखा जा सकता था, सिर्फ यही लाइन क्यों लिखी गई और इसका आखिर मतलब क्या है? बहुत से लोग ये जानते ही नहीं हैं। असल में इस लाइन के लिखने का वजह क्या है और इसकी कहानी क्या है, आइए समझते हैं। जब पेपर करेंसी लॉन्च की गई तो इसके ऊपर एतराज़ात उठे। एतराज़ात क्या उठे? मुफ्तियान किराम ने कहा कि इस्लाम रियल वैल्यू में बिलीव करता है। जब आप किसी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो आप रियल वैल्यू ट्रांसफ़र करें। मिसाल के तौर पे अगर सोना है, चांदी है, वो कॉइन्स अपने अंदर रियल वैल्यू स्टोर करते थे, मतलब उनके अंदर असल एक धात मौजूद थी, वो एक मेटल थे के कॉइन थे और उनके अंदर अपनी सोने की, चांदी की वैल्यू मौजूद थी। लेकिन जब पेपर करेंसी आई तो मुफ्तियान किराम ने कहा ये तो एक सिर्फ कागज़ है, ये सोने और चांदी के कॉइन को जिनमें रियल वैल्यू है, रियल मेटल है, उसको कैसे रिप्लेस करेगा? तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये जो असल रियल सोना और चांदी है हम अपने ख़जानों में महफूज रखेंगे और उसके एवज़ ये नोट रसीद है, ये नोट उस सोने और चांदी की रसीद है जो आवाम का हमारे पास पड़ा हुआ है और हम आवाम को उनके सोना और चांदी सीधा सीधा देने के बदले ये एक रसीद दे रहे हैं। हम ये रसीद दे रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अगर 1000 का नोट मेरा है तो मेरे 1000 के नोट यानी आज के 1000 रुपये की कीमत के बराबर मेरा सोना बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जानों में मौजूद है। ये मुफ्तियान किराम को जब बात समझाई गई कि हम इस नियत से दे रहे हैं कि जब सोना आवाम के हाथों में, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स आवाम के हाथों में जाते हैं तो वो टेम्पर हो जाते हैं, उनको संभालना मुश्किल है। उसको बनाने के लिए हमें अपना असल मेटल जो है वो आवाम के दरमियान करना पड़ता है और हमारे ख़जाने जो है मेटल से कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम सोना और चांदी अपने पास महफूज रखेंगे, उसके एवज़ हम जो है आवाम के हाथों में ये करेंसी नोट देंगे जिनको ट्रांजैक्शन करना भी आसान है क्योंकि वो लाइट वेट हैं और उनके ऊपर बल्क ट्रांजैक्शंस करना भी आसान है। आप आखिर कितने सोने के और चांदी के कॉइन्स बनाएंगे और आवाम के दरमियान सर्कुलेट करेंगे? तो हम उनको ये एक रसीद दे रहे हैं कि फ़लाँ कीमत के मुताबिक, मिसाल के तौर पर 1000 रुपये का नोट है तो 1000 रुपये के कीमत के बराबर जो मेरा सोना है, अगर मैं 1000 रुपये के नोट का मालिक हूँ तो वो गवर्नमेंट के पास सेफ़ है। जब ये बात मुफ्तियान किराम को समझाई गई और मुफ्तियान किराम ने कहा ठीक है, अगर आपकी यही नीयत है कि आप जो है असल सोना अपने पास रख रहे हैं और उसके एवज़ ये गारंटी लेते हैं, ये रसीद जो है, ये नोट जो है असल में एक रसीद है और उस आवाम को उस ज़मानत है कि आवाम का सोना आपके पास महफूज है और यही आपकी नीयत है, तो ठीक है, ये हम इसको हलाल करते हैं। और इसी वजह से नोट पे ये लाइन लिखी गई, हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा किया जाएगा। और हामिल हाजा कौन है? हामिल हाजा मैं हूँ। क्या मुतालबे पे अदा किया जाएगा? मुझे क्या मुतालबे पे अदा किया जाएगा कि मेरा सोना, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये 1000 रुपये का नोट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास लेके जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि मुझे मेरा सोना जो 1000 रुपये की कीमत के मुताबिक आज के जितना भी इक्वल है मुझे दो, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट, बैंक ऑफ पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि वो 1000 रुपये के नोट के बराबर जितना भी सोना मेरा उनके पास मौजूद है वो सोना मुझे देने पर पाबंद है। जब ये लाइन नोट के ऊपर लिखी गई तो मुफ्तियान किराम ने कहा ठीक है, हम इसको हलाल करार देते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। 15 अगस्त सन 1971 को पेपर करेंसी के पीछे से सोने को हटा दिया गया। मतलब पेपर करेंसी के पीछे अब कोई सोना मौजूद नहीं था, अब ये कागज़ सिर्फ एक कागज़ था। इसको पैसे की दुनिया का सबसे बड़ा शौक कहा गया, जिसे निक्सन शौक के नाम से दुनिया जानती है। ये शौक क्या था? क्यों पेपर करेंसी के पीछे से गोल्ड को हटाया गया?
इसको हम समझेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।